Welcome to Dreams Academy of Students। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक बॉक्स है और एक लड़का है। लड़का ट्राई कर रहा है कि वो बॉक्स को मूव करे और वो इसके लिए बहुत सारी फोर्स लगा रहा है, बट वो उस बॉक्स को मूव नहीं कर पा रहा। और एक और केस आप देखते हैं कि ये बॉक्स तो रेस्ट में था, बट एक बॉल है जो कि मोशन में थी, बट आफ्टर सम टाइम उसकी मोशन स्टॉप हो गई। तो ये आप सोचें कि ये दोनों केसेस में इस तरह से क्यों हो रहा है। एक चीज़ रेस्ट में है तो उसको मोशन में लेकर आना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है, और एक चीज़ जो मोशन में है वो रेस्ट में क्यों आ जाती है। सो हेयर इन्वॉल्व अ फैक्टर ऑफ फिजिक्स विच इज़ फ्रिक्शन। देखते हैं जी फ्रिक्शन क्या होती है। Friction is defined as the force that resists the sliding or pulling of one object over another object. फॉर एग्जाम्पल सीधी सी बात है कि अगर आप किसी सरफेस पे किसी किसी दूसरी सरफेस या ऑब्जेक्ट को रब करते हैं या उसके ऊपर रोल करते हैं, मूव करते हैं, तो उसके नतीजे में एक अपोजिट फोर्स लगती है जो कि आपके हाथ की या उस ऑब्जेक्ट की मोशन को रोकने की कोशिश करती है। जैसे कि यहाँ पे एक लड़का है जो कि फोर्स अप्लाई कर रहा है टुवर्ड द लेफ्ट। अब हो क्या रहा है, एक फोर्स है जो कि इसकी मोशन को, इसकी फोर्स को कम करने की कोशिश करती है, रेजिस्ट करती है, उसकी मुखालफत करती है। वो फोर्स होती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो कि ऑलवेज अपोजिट होती है उस फोर्स के जो फोर्स लगाई जाती है, यानी कि अप्लाइड फोर्स के। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ। ओके, अब जैसे कि हमें पता है न्यूटन के लॉज से हमने ये चीज़ कंक्लूड की हुई है कि अगर एक ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है तो वो रेस्ट में ही रहता है। वाई इज द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। अब इस जो बॉक्स की है, इस बॉक्स की कुछ और फोर्सेस भी होती हैं, जैसे कि इसका कुछ ना कुछ वेट होता है। एक इस पे नॉर्मल फोर्स लगती है अपवर्ड डायरेक्शन में, और एक होता है इसका वेट जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। दैट्स वाई अगर आप देखें अगर आप देखें कि जितनी अप्लाइड फोर्स थी उतनी ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, और जितनी अपवर्ड फोर्स है उतनी ही डाउनवर्ड फोर्स है। ऑल ऑफ दीज फोर्सेस आर बैलेंस्ड। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द बॉक्स इज एट रेस्ट। दिस इज ड्यू टू द force of friction. Instead we are applying the force but the object is at rest due to the force of friction। वो इसलिए क्योंकि जिस सरफेस पे ये बॉक्स पड़ा हुआ है वो सरफेस भी रफ होगी, और जो बॉक्स है उसमें भी कुछ रफनेस होगी, तो ये दोनों पॉइंट्स इन दोनों के आपस में टच हो जाते हैं, जिसके नतीजे में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। अब हम देखते हैं कि ठीक है जी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, बट हाउ हाउ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रेजिस्ट द मोशन। मोशन को कैसे वो रेजिस्ट करती है। आपने ये देखा होगा कि हर ऑब्जेक्ट, चाहे वो कितना भी आपको सरफेस उसकी मुलायम या आप कह लें कि प्लेन लगे, लेकिन उसमें कुछ अप्स एंड डाउन इरेगुलरिटीज होती हैं। एज यू कैन सी दिस बॉक्स इज लाइंग ऑन द फ्लोर, और जब आप इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो कुछ बॉक्स में इरेगुलरिटीज भी हैं और साथ में उस सरफेस पे भी इरेगुलरिटीज हैं। अब ये जो इरेगुलरिटीज हैं ये एक दूसरे के साथ जो टच हो जाती हैं, जैसे चीज़ें एक दूसरे में अटक जाती हैं, उसी तरह से एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। सो इट इज़ अ कॉन्टैक्ट फोर्स। दिस फोर्स इज फॉर्म्ड बाय द कॉन्टैक्ट ऑफ द टू surfaces. One surface is the box and the other surface is the floor, and every surface is irregular, as we know that when both surfaces are in contact, when the parts are joined together. Okay, तो जब ये पार्ट्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं तो इट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर द ऑब्जेक्ट टू मूव। तो उसको मूव करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब वो देखते हैं कि हमें एक ऑब्जेक्ट को मूव कैसे करना है। हाउ वी कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग फोर्स ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये अंडरस्टूड बात है कि अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ट्राइंग टू स्टॉप द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो हमें उतनी फोर्स लगानी पड़ेगी जितनी उसकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, उससे ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। एज यू कैन सी एक बॉक्स पड़ा हुआ है, उसके ऊपर पुश है 2 पॉइंट, एक बॉक्स है उसके ऊपर 1 न्यूटन की 2 न्यूटन की फोर्स थी और फ्रिक्शनल फोर्स 2.5 थी। तो हमें फ्रिक्शनल फोर्स 2.5 से ज़्यादा उस पर फोर्स लगानी पड़ी जो कि थी 2.6। अगर फ्रिक्शनल से ज़्यादा मैं फोर्स लगाऊंगी तब वो ऑब्जेक्ट मूव कर सकेगा, अदरवाइज वो मूव नहीं करेगा। सो types of friction, there are two types of friction. First one is static friction, other one is
काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ एस से और काइनेटिक फॉर के, एफ के से, ठीक है। अब स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट। हम कहते हैं कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है ना, तब जो फ्रिक्शन होगी वो कौन सी होगी, स्टैटिक फ्रिक्शन होगी। यानी कि ये वो फोर्स होगी जो ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ही रखने की कोशिश करती है। और काइनेटिक इज रिलेटेड टू द मोशन। तो हम कहते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में था, तो जब वो मोशन में था और उसकी मोशन को एक फोर्स अपोज करने की कोशिश कर रही थी, तो वो फोर्स थी काइनेटिक फ्रिक्शन। As you can see in the figure, the box is at rest and the boy is applying the force to keep the object in the motion. तो यहाँ पे जो फोर्स लग रही है इन दोनों के कांटेक्ट से, वो कौन सी फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अब काइनेटिक की हम एक एग्जांपल लेते हैं। इफ अ बॉय इज मूविंग एन बॉक्स, तो जब उसकी मोशन हो रही है तो उस दौरान जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है ऑपोजिट इस डायरेक्शन में, उसे हम कहते हैं ये काइनेटिक फ्रिक्शन है। जैसे कैसा होता है, द बॉय इज अप्लाइंग द फोर्स टुवर्ड द राइट, और फ्रिक्शनल फोर्स जो है ना लेफ्ट की तरफ ये लग रही है, तो इसकी जितनी मैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई कर रही हूँ उतनी ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है, जिसकी वजह से बॉक्स जो है इस केस में रेस्ट में है। और अगला केस है मोशन का, उसमें आप देखते हैं कि जो बॉल है वो मूव कर रही है और वो स्टॉप हो जाती है ड्यू टू दी काइनेटिक फ्रिक्शन। देखते हैं जी फ्रिक्शन को हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। सो हियर इज द फार्मूला, एफ इज इक्वल टू म्यू डॉट एन। तो यहाँ से अगर हम देखें, म्यू जो होता है ना वो होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक हो गया। अब म्यू को कैसे कैलकुलेट करना है, म्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, एन भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एन इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। एफ यहाँ पे क्या थी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एन इज द नॉर्मल फोर्स। एज जैसे कि मैंने बताया था कि एक बॉक्स या कोई भी बॉडी है तो उसका कुछ ना कुछ वेट होता है और कुछ ना कुछ नॉर्मल फोर्स होती है। ये नॉर्मल फोर्स वो वाली है। और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, अगर अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में है, फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में होती है टुवर्ड द राइट। तो इस तरह से ये सारा फैक्टर इन वैल्यूज को पुट करके हम फ्रिक्शन भी निकाल सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी निकाल सकते हैं। सो डज फ्रिक्शन हैव एडवांटेजेस। हमने इतना सारा पढ़ा कि एक बॉडी को मूव करने के लिए भाई हमें बहुत फोर्स लगानी पड़ रही है। अब एक और चीज़ भी होती है कि चीज़ें हीट अप हो जाती हैं। अगर आप देखते हैं तो जो है जब रबिंग परफॉर्म करते हैं तो ड्यूरिंग रबिंग जो है ना वो चीज़ें जो है ना हीट अप होना शुरू हो जाती है। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं जो अभी तक हम देख रहे हैं कि भाई हो रहा है फ्रिक्शन में। अब क्या इसका कोई एडवांटेजेस भी हैं इसके, तो बिल्कुल हैं। अगर आप देखें कि अगर फ्रिक्शन ना होती तो हम कुछ ना कर पाते इजीली। लाइक वी कैन से दैट कि इफ देयर इज नो फ्रिक्शन देन वी कैन नॉट वॉक, ओके। क्योंकि जब कोई भी पर्सन वॉक करता है, लाइक दिस पर्सन इज वॉकिंग, तो ये बंदा जब वॉक करता है तो जब उसके फीट जो है फ्लोर को या ग्राउंड को टच करते हैं तो इन दोनों के दरम्यान में एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्रिएट होती है, जिसके नतीजे में हम वॉक कर सकते हैं। अदरवाइज हम वॉक भी नहीं करेंगे, स्लिपी हो जाएगी जगह सारी। इवन वी कैन नॉट राइट, हम राइट करते हैं हमारे पेन के, और हमारी जो नोटबुक होती है, एनीथिंग जो हम लिखते हैं उसमें भी फ्रिक्शन इन्वॉल्व होती है। बर्ड्स भी फ्रिक्शन की वजह से फ्लाई करते हैं क्योंकि वो हवा को अपने विंग्स की मदद से जो है ना ओवरकम करते हैं, तो वो फ्लाई कर पाते हैं। फ्रिक्शन ना हो तो वो भी नहीं कर पाएंगे। एक्सीडेंट्स होंगे, डेफिनेटली अंडरस्टूड है कि जब एक गाड़ी चलती है उसके टायर जो है वो ग्राउंड के साथ टच होते हैं तो फ्रिक्शन क्रिएट होती है, तो इजीली गाड़ियाँ मूव कर सकती हैं। आपने बिल्कुल देखा होगा कि जब बारिश हो जाती है, स्लिपरी ग्राउंड्स होते हैं, तो वहाँ पे गाड़ियों के एक्सीडेंट होने के या गाड़ी के स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ पे कांटेक्ट कम हो जाता है टायर का सरफेस के साथ, ग्राउंड के साथ। इस वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाती है। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट है। इट हैज़ सम काइंड ऑफ डिसएडवांटेजेस बट इट आल्सो इम्पोर्टेंट। This was all about the friction, and if you like the video then subscribe Dreams Academy of Students for more these kind of videos, and mention in the comment what topic you want to understand. I will make a video for you.